नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल डीएमजी पर। आज दोस्तों हम लोगों का ये आज पहला दिन है। एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जीकेजीएस सीरीज। ठीक है, इससे पहले हम लोगों का करंट अफेयर्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आ चुका है। मैंने डिसाइड किया है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ जो हम लोगों का जीकेजीएस के भी जो प्रश्न है उसका भी रिवीजन चलता रहे। इससे क्या होगा कि हमारी जो तैयारी है वो पूरा पक्का रहेगा। तो इस सीरीज में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। आप लास्ट तक देखिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर बिहार दरोगा, एसआई, एसएससी और रेलवे, किसी का भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो इस सीरीज में आज का पहला दिन और इसी दौरान हम लोग शुरू करते हैं। इसी क्रम में अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस वेद में कन्याओं की निंदा की गई है, कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, आप इसे याद रखेंगे। हिंदू धर्म में हमारे 4 वेद हैं। ठीक है, टोटल कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, याद रखेंगे। उस 4 वेद में क्रम वाइज इसको आप याद रखेंगे। पहले नंबर पर ऋग्वेद, दूसरे पे यजुर्वेद, तीसरे पर सामवेद और चौथे पर अथर्ववेद। इस चीज़ को आप याद करें। अगर बात करें अथर्ववेद का, तो अथर्ववेद के जो अगर बोले इनकी रचना किसने की है, तो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि अथर्वा है ना। कौन थे, महर्षि अथर्वा इनके रचनाकार हैं। वही बात करें हम लोग ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद के कौन थे, विश्वामित्र। याद रखेंगे इस चीज़ को भी। ऋग्वेद के पीछे रचयिता कौन है, विश्वामित्र। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऋग्वेद जो है सो वो पहला वेद था और अथर्ववेद सबसे लास्ट बाद वाला है। वहीं अगर याद रखें, ऋग्वेद को हम लोग प्राचीन, सबसे प्राचीनतम वेद भी कहते हैं किसको, ऋग्वेद को। ठीक है, अथर्ववेद को नवीनतम वेद कहते हैं, ये वेद कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, इससे पहले इसका मतलब है कि तीन संगति हो चुका था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जुड़ा हुआ किससे, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो चतुर्थ संगति हुआ था, ठीक है, वो किनके शासन काल में हुआ था, तो वो हुआ था कनिष्क के समय में। ये कनिष्क कुषाण वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे, आप ये भी याद रखेंगे। तो कनिष्क जो है किस वंश से संबंधित है, तो कनिष्क है सुषाण वंश से संबंधित है। वहीं बात करें हम लोग अशोक का, तो अशोक आपको पता होगा कि ये मौर्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है, मौर्य वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। वहीं बात करें कालाशोक का, तो कालाशोक जो है शिशुनाग वंश से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजा थे। वहीं बात करें अजातशत्रु का, तो अजातशत्रु हर्यक वंश, कौन वंश था, हर्यक वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे, ये अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है, कालाशोक शिशुनाग से, अशोक मौर्य वंश से और कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित राजा हैं। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। इन्हीं चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ही, ठीक है, ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है इसके बाद ही जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो 2 भाग में बट गया था। एक था कौन, हीनयान, ठीक है, और दूसरा फाहियान। ये 2, हीनयान और फाहियान नहीं, महायान। ठीक है, आप ये याद रखें, फाहियान और हीनयान और महायान 2 भाग में बट गया था। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कौन कौन था, हीनयान और महायान, फाहियान नहीं। ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्रकला का स्वर्ण काल किस मुगल काल के शासक को कहा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहाँ चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, किस काल के स्वर्ण काल कहा गया है, किस मुगल शासक के काल को, तो वो कहा गया है किसके, जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, अगर वहीं बात करेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, तो आपको पता होगा कि ये सब मुगल काल के ही जो मुगल काल के इम्पोर्टेंट शासक थे। ठीक है, मुगल काल में वहीं बात करें बाबर, तो मुगल काल का जो संस्थापक है बाबर को कहा जाता है, याद रखेंगे। बाबर का ही बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। वहीं बात करें जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन थे, शाहजहां। ठीक है, फिर शाहजहां के बाद कौन आए, औरंगजेब। ठीक है, तो ये क्रम भी आप याद रखेंगे।
क्रम भी पूछा जा सकता है कि सही क्रम का मिलान करिए। सबसे पहले मुगल काल में कौन? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो तुगलकनामा काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन है ये इतिहास का, ठीक है। तो तुगलकनामा की रचना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर खुसरो, अबुल फजल और फिरदौसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो, ठीक है। अमीर खुसरो तुगलकनामा के रचयिता हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अमीर खुसरो को हम लोग तोतिए हिंद भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। हिंद का तोता, ठीक है, हिंद का तोता भी कहते हैं इसको। हिंद का तोता बोल लीजिए आप, या तोतिए हिंद बोलिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। तोतिए हिंद भी बोला जाता है इनको, या तोतिया हिंद भी बोला जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग अमीर खुसरो का, तो तुगलकनामा रचना अमीर खुसरो किसकी रचना की है? तुगलकनामा की, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग अबुल फजल का, तो अबुल फजल के बारे में आपने सुना होगा, आईनी अकबरी, ठीक है। आईने अकबरी और एक बुक लिखा था इन्होंने, अकबरनामा, ठीक है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि किसके शासनकाल से ये संबंधित हैं। तो अबुल फजल अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अकबर के ही 9 रत्नों में से एक थे अबुल फजल, ठीक है। तो अबुल फजल क्या सब आईनी अकबरी और अकबरनामा, इन दोनों जो बुक है आत्मकथा इनकी रचना की है, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग फिरदौसी की, तो फिरदौसी के बारे में आपको याद आ रहा होगा, इन्होंने शाहनामा की रचना की थी, ठीक है। शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी में। और ये फिरदौसी मोहम्मद गजनी के समय आया हुआ था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी इरविन समझौता मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछने की भी संभावना बना हुआ रहता है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर का बात किया जाए तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ये डेट आप याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग 5 मार्च 1930, 23 मार्च से आपको याद आ रहा होगा, और 31 मार्च से भी कुछ चीज़ें याद आ रहा होगा। 23 मार्च 1931 में ही आपको याद होगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा मिला था, ठीक है। कब? 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। किसको किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। वही बात करें हम लोग वही बात करें हम लोग 31 मार्च का, ठीक है। तो 31 मार्च 1931 को आपको याद होगा कि एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। वो कौन सा अधिवेशन था? कराची अधिवेशन। याद आ रहा होगा कि जैसे ही 23 मार्च 1931 को फांसी मिला था, तो उसके बाद ही कुछ दिनों के बाद जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, आपको याद होगा, ठीक है। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, काले झंडे दिखाए गए थे महात्मा गांधी को। और वो किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ये काले झंडे इसलिए दिखाए गए थे क्योंकि जो भी क्रांतिकारी थे गांधी जी से काफ़ी गुस्से में थे, आप कह सकते हैं कि चाहते अगर गांधी जी तो 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो वो इस गांधी इरविन समझौता में ही इस चीज़ को वो टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इनको गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। कब दिखाए गए थे? तो 31 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? तो 5 मार्च 1931 को। 23 मार्च को क्या हुआ था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए थे। किसको? महात्मा गांधी जी को। तो ये सारे क्वेश्चंस गांधी इरविन से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। 5 मार्च, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिंक से 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च, 23 मार्च और 31 मार्च, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, तो याद रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? ठीक है, विद्यार्थियों को काफ़ी परेशान किया जाता है इस क्वेश्चन से, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, राजीव कुमार टी, रविशंकर, सुशील चंद्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वहीं बात करें हम लोग सुशील चंद्रा का, तो सुशील चंद्रा के बारे में पता होगा, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, और उसमें ये क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं,
है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया हाल ही में, सुशील चंद्रा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग टी रविशंकर के, तो रविशंकर के बारे में आपको पता होगा कि आरबीआई के ही ये हाल ही में इनको भी उपाध्यक्ष, ठीक है, क्या चीज़, उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है, किसको, टी रविशंकर। वहीं बात करें राजीव कुमार का, तो राजीव कुमार आपको याद आ रहा होगा नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, किसके, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार, याद कर लें इसको। शक्तिकांत दास तो आरबीआई के गवर्नर हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस क्या करा, आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास, है ना। वहीं बात करें उपाध्यक्ष के, तो उपाध्यक्ष कौन है, रविशंकर। सुशील चंद्रा कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। राजीव कुमार कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमीटर एक विद्युत यंत्र है, इससे मापी जाती है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th में आपने पढ़ा होगा कि आमीटर एक विद्युत यंत्र है, इसे क्या मापा जाता है, तो आमीटर से मापा जाता है क्या, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग मेजर करते हैं आमीटर से, ठीक है। वहीं बात करें हम लोग विद्युत विभाग, यहाँ विभाग नहीं होगा, क्या होगा, विद्युत विभव, ठीक है। वहीं बात करें विद्युत विभव का, तो विद्युत विभव जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, वोल्ट मीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, विद्युत विभव को मेजर करते हैं। वहीं विद्युत धारा का जो मेजरमेंट होता है वो क्या, इलेक्ट्रिक एक इक्विपमेंट है आमीटर, इसको हम लोग इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रेटिनॉल इनमें से किस का रासायनिक नाम है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो रेटिनॉल इनमें से किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी, B1, A और D। तो रेटिनॉल किसका नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। रासायनिक नाम से जुड़ी हुई क्वेश्चन जो है सो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, तो इसमें याद कर लें, ठीक है। एक एक करके हम लोग इसमें भी देखते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, रेटिनॉल। वहीं बात करें विटामिन B1 का, तो इसका जो होता है वो क्या होता है, थायमीन, याद रखेंगे, थायमीन या थायमाइन आप जो बोल रहे हैं इसको याद रखेंगे। वहीं विटामिन सी का बात करेंगे तो इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, याद रखेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। वहीं बात करेंगे विटामिन डी का, तो इसका क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, याद रखेंगे, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का। डिस्कस करते हैं एक बार फिर से हम लोग इसमें। विटामिन सी का क्या हो गया रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, ठीक है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चेचक नामक बीमारी किस वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, वेरियोला वायरस, वेरिसोला वायरस, मंकी पॉक्स वायरस, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चेचक के बारे में पूछ रहा है, चेचक का क्या होता है, चेचक नामक बीमारी किस वायरस के कारण होता है, तो वो होता है वेरिओला वायरस के कारण, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अक्सर इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, आज मैं कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। चेचक देखिए, चेचक में दो कैटेगरी आता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग स्मॉल पॉक्स, ठीक है, एक होता है चिकन पॉक्स। नाम सुना होगा आपने, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, छोटी माता। स्मॉल पॉक्स को एक्चुअली चेचक बोलते हैं, माफ कीजिएगा, चेचक बोलते हैं, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग चिकन पॉक्स जो हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं छोटी माता, छोटी माता। छोटी माता किसका नाम है, चिकन पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं हम लोग, चेचक को, ठीक है। अगर पूछा जाए स्मॉल पॉक्स का, ठीक है, तो जो स्मॉल पॉक्स है, जो स्मॉल पॉक्स होता है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है, किसके कारण होता है, वेरिओला वायरस के कारण, ठीक है। वहीं एक वेरिसोला वायरस है, ठीक है, इसको चिकन पॉक्स, वेरिसोला वायरस के कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स, याद रखेंगे, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है, तो वेरिसोला वायरस के कारण, और वेरिओला वायरस के कारण स्मॉल पॉक्स, ठीक है, याद रखेंगे। मंकी पॉक्स वायरस हाल ही में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो मंकी पॉक्स वायरस जो हाल ही में ब्रिटेन में ये वायरस देखा गया है, ठीक है। इससे हालांकि कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, ठीक है।
तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम दर्रा है। ठीक है, काराकोरम दर्रा आपको पता होना चाहिए कि ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो जो काराकोरम दर्रा है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, याद रखेंगे। अब ये लद्दाख में चला गया, लद्दाख ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, याद रखेंगे इस चीज़ को। वही बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल में आपको याद होना चाहिए लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल में। वहीं उत्तराखंड का बात करें हम लोग, तो उत्तराखंड में भी एक दर्रा है, वो आप कहाँ पर है, तो माफ़ कीजिएगा, यहाँ उल्टा हो गया। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश में लिपुलेख नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, उत्तराखंड में क्या है, लिपुलेख दर्रा। वहीं बात करें हम लोग हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, याद रखेंगे। 3 दर्रे का डिस्कशन हुआ यहाँ पे, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग, ठीक है, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, याद रखेंगे इसको। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से फ्रेश कर देता हूँ मैं। किस राज्य में काराकोरम दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, पहला चीज़। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा। वहीं उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, याद रखेंगे इसको, लिपुलेख दर्रा। तो दर्रा से जुड़ा हुआ भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, के सिवान इनमें से किस के वर्तमान में प्रमुख है। के सिवान एक ऐसा नाम है जो आपको नंबर दिला सकता है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, के सिवान इनमें से किसके वर्तमान में प्रमुख है, तो के सिवान जो है इसरो के प्रमुख है, याद रखेंगे इस चीज़ को। के सिवान किसके प्रमुख है, इसरो के। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग नीति आयोग के, तो नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वहीं बात करें उपाध्यक्ष का, तो अभी मैंने डिस्कस किया था, इसके कौन है, राजीव कुमार। उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं, अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर ये होगा। वहीं बात करें हम लोग बीएसएफ और सीआरपीएफ का, तो बीएसएफ का जो प्रमुख है वो कौन है, राकेश अस्थाना, याद रखेंगे, राकेश अस्थाना। वहीं सीआरपीएफ के कौन है, कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के प्रमुख कौन है, कुलदीप सिंह। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ इस क्वेश्चन को। के सिवान जो इनमें से किसके प्रमुख हैं, तो इसरो के प्रमुख हैं। नीति आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, अभी राजीव कुमार। वहीं बीएसएफ का बात करें, तो बीएसएफ का जो प्रमुख है वो कौन है, राकेश अस्थाना। वहीं सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल पार्क से, और ये काजीरंगा उसमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। असम का बात करें तो इसमें और भी बहुत सारे टोटल कुल मिलाकर 7 नेशनल पार्क हैं असम में, जिसमें से एक आता है नामेरी। नामेरी के अलावा हम लोग बात करें तो औरांग। ठीक है, इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं। तो नामेरी और औरांग मुझे याद है, तो मैं बता रहा हूँ। असम का कौन हो गया, काजीरंगा, नामेरी और औरांग। वहीं बात करें तो बिहार में मात्र एक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, वाल्मीकि नेशनल पार्क। वहीं बात करें बंगाल में, तो बंगाल में कौन है, सुंदरवन। वहीं बात करें हम लोग उड़ीसा में, तो उड़ीसा में आपको याद होना चाहिए सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है, तो असम, उड़ीसा में, याद रखेंगे। एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम में। ठीक है, बिहार में क्या है, वाल्मीकि। बंगाल में क्या है, सुंदरवन। उड़ीसा में क्या चीज़ है, भीतरकनिका और सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सब मौजूद है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गारो इनमें से किस राज्य की जनजाति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गारो इनमें से किस राज्य की जनजाति है? नागालैंड, मेघालय, राजस्थान या गुजरात? तो गारो किसकी है? तो राजस्थान मेघालय की जनजाति है, याद रखेंगे। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो कौन सा जनजाति है? तो गारो जनजाति है। अगर बात करें हम लोग मेघालय का, तो मेघालय में गारो के अलावा और भी एक जनजाति है जिसको हम लोग बोलते हैं खासी, ठीक है। और एक होता है जयंतिया, ये भी याद रखेंगे। जयंतिया, गारो, खासी, ये सब मेघालय की जनजाति है, ठीक है। अक्सर चर्चा में रहता है और इससे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। वहीं बात करें हम लोग नागालैंड का, तो नागा जनजाति आता है, ठीक है। कहाँ का? नागालैंड का। नागा, और इसके अलावा याद आता है अंगामी जनजाति और नागा जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। वहीं बात करें हम लोग मेघालय का, तो मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो, ये तीनों पाए जाते हैं। वहीं बात करें हम लोग राजस्थान का, तो राजस्थान में कौन कौन पाया जाता है? आपने पढ़ा होगा। राजस्थान में कोली, ठीक है, कोली, गरासिया, ये सब प्रमुख जनजाति हैं। भील, बंजारा, कोली, गरासिया, ये सब कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। वहीं बात करें हम लोग गुजरात, तो गुजरात में भी कोली और भील, बंजारा, ये सब पाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इसमें मुख्यतः जो गुजरात का याद रखना है, वो याद रखना है कि इसका पटेलिया। गुजरात में जो इम्पोर्टेंट जनजाति है, जो ट्राइब्स हैं, वो आपको याद रखना है। कौन? पटेलिया याद रखना है। बाकी भील, बंजारा और कोली राजस्थान में भी पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं। तो गुजरात में मुख्यतः पटेलिया और राजस्थान में गरासिया। नागालैंड में गारो, खासी और जयंतिया। वहीं बात करें नागालैंड का, तो नागा जनजाति और अंगामी जनजाति। इतना सा इस क्वेश्चन में आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है? काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी, कि रेड क्लिप रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ रेखा अलग करती है किसको? भारत और पाकिस्तान को। याद रखेंगे इस चीज़ को, भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। वहीं बात करें हम लोग भारत चीन का, तो भारत चीन का कौन करता है? तो मैकमोहन रेखा। याद रखें, नोट करते चले मेरे साथ। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि अगर आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखते हैं या मेरे हर सीरीज़ को अगर आप रेगुलर देखते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स और जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो सारा मैं रिवीजन करवा दूंगा। इस बात की मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, और आपको अगर पसंद आता है चैनल या फिर आपको इससे कुछ जानकारी मिलती है, तो निश्चित रूप से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बताया कि रेड क्लिफ रेखा किससे जुड़ा हुआ है? पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। वहीं भारत चीन जो है सो मैकमोहन, आपको याद होना चाहिए, मैकमोहन रेखा भारत चीन को अलग करती है। वहीं बात करें भारत और श्रीलंका का, तो भारत और श्रीलंका का क्या है? मन्नार की खाड़ी अलग करती है। याद रखेंगे आप, मन्नार की खाड़ी। वहीं बात करें हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो आपको याद होगा डुरंड, नाम सुना होगा आपने, डुरंड रेखा, ठीक है। ये डुरंड रेखा किसको अलग करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? मेरा फेवरेट भी है ये और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराने की कोशिश करूंगा। पहला तो देख लेते हैं विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती रेसलिंग से संबंधित है। ये रही हमारी भारत की आन बान और शान, विनेश फोगाट। ये रेसलिंग करती हैं, कुश्ती, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित है। वहीं बात करें इस साइड, अगर आप देखें तो इस साइड देखिए, ये कौन है? देखने से आपको पता चल गया है, ये पीवी सिंधु है, ठीक है। पीवी सिंधु, इनको बैडमिंटन से खेल से संबंधित हैं ये, और पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु को भी कहा जाता है, पीवी सिंधु को ही कहा जाता है। किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। वहीं बात करें इस खिलाड़ी का, इस खिलाड़ी को हाथ में बैडमिंटन हॉकी है, देखने से आपको पता चल गया। और ये इसका नाम क्या है? तो रानी रामपाल।
ठीक है। हॉकी से हॉकी की कैप्टन भी है ये, तो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। वहीं बैडमिंटन का बात करें तो पीवी सिंधु, ठीक है। शतरंज का बात करें तो ये जो बच गई यही कौन है? हमारे भारत की शेरनी कोनेरू हम्पी। ये क्या खेलती हैं? तो शतरंज खेलती हैं, ठीक है। अच्छे से ध्यान से इसको देख लीजिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा खेल जो है किस खिलाड़ी से कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट और मैंने खुद इसको लिखा है, ठीक है। तो स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? ये रही अपनी स्मृति मंदाना, ठीक है। देख के ही लग गया होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, T20 इंटरनेशनल। तो मतलब क्या होगा कि क्रिकेट से संबंधित है। स्मृति मंदाना किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। वही शॉर्ट पुट का बात करें तो दीपा मलिक का आपने नाम सुना होगा, तो दीपा मलिक जो है शॉर्ट पुट से संबंधित है, ठीक है। क्रिकेट से स्मृति मंदाना हो गई। टेनिस में आपने नाम सुना ही होगा, सानिया मिर्जा। वही बात करें मुक्केबाजी में तो मेरी कॉम का नाम किसने नहीं सुना है? तो मैरी कॉम। मुक्केबाजी से टेनिस से सानिया मिर्जा, क्रिकेट से स्मृति मंदाना, शॉर्ट पुट से दीपा मलिक, ठीक है। जानकारी तो बहुत सारा, एक वीडियो या फिर एक क्वेश्चन में सारा कुछ डिस्कस कर भी नहीं सकते हम, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इससे ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन या फिर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? यानी ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ब्लू रिवॉल्यूशन वो संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। जो मछली का जो प्रोडक्शन है उससे संबंधित है ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति। वहीं बात करें हम लोग दुग्ध उत्पादन, ठीक है, तो ये क्या होता है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो दूध से, मिल्क से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है, तो खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है किसे? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया हरित क्रांति, ठीक है। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। वहीं बात करें हम लोग टमाटर या मांस उत्पादन, ठीक है, तो टमाटर या मांस उत्पादन को हम लोग बोलते हैं रेड रिवॉल्यूशन। याद रखेंगे, रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति, ठीक है। तो कौन हो गया वो? टमाटर या मांस उत्पादन। एक बार फिर से हम लोग इसको याद करने का कोशिश करते हैं। नीली क्रांति जुड़ा हुआ किससे? मत्स्य उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सा है? व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति। वही खाद्यान्न उत्पादन क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। टमाटर या मांस उत्पादन किससे संबंधित है? तो रेड रिवॉल्यूशन या लाल क्रांति, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक और क्वेश्चन है, किस मिट्टी को कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी या लाल मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी। तो रेगुर कहा जाता है काली मिट्टी को। ध्यान से इसको याद रखेंगे, रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, ठीक है। और ये काली मिट्टी मुख्यतः कपास के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिट्टी होता है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर क्या होता है? कपास होता है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो रेगुर मिट्टी किससे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, ठीक है। ज़्यादातर ये कपास कहाँ पे? महाराष्ट्र क्षेत्र, जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ कपास की खेती ज़्यादा होता है। वहाँ पे क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है। जो 66वीं बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला। देखिए यहाँ क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया। ये नहीं पूछा कि कब चलाया गया, ये पूछ रहा है कितने दिनों तक चलाया गया है, ठीक है। तो ये कितने दिनों तक चलाया गया था? ये 24 दिनों तक चलाया गया था। अगर आंसर का बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन होगा, ठीक है। वही बात करें हम लोग अगर डेट का, तो आपको पता होना चाहिए कि जो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह था वो कब से कब तक चलाए थे। तो वो कब से कब तक चलाए थे? तो वो दिन था क्या? 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 को, ठीक है। इससे अगर आप काउंट करेंगे तो 24 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मार्च
30 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, वो जगह कौन सा है अगर पूछ दिया जाए कि कहाँ से हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि जो साबरमती गुजरात में एक जगह है, ठीक है, वहीं से गांधी जी ने इस आंदोलन की, नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किया था। कितने दिन तक चला? 24 दिन तक चला। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हंटर समिति किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, हंटर समिति। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में वहाँ पे कतई जहर प्रश्न। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो हॉट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हंटर समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है नमक सत्याग्रह, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हंटर समिति एक्चुअली किससे संबंधित है? जालियांवाला बाग से संबंधित है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, हंटर समिति जालियांवाला बाग से संबंधित है। ये हंटर समिति था क्या? तो आपको पता होगा कि जब जालियांवाला बाग हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोग जो है सो अपनी जान गंवाए थे। जनरल डायर आपको याद आ रहा होगा, जो अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी जालियांवाला बाग अमृतसर में। तो इस चीज़ की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको हंटर समिति कहा गया था। ठीक है, इन्होंने ही अपनी रिपोर्ट जारी किया था कि कितने इसमें ऑफिशियली कितने लोगों की डेथ हुई थी। तो इस चीज़ को हंटर समिति ने ही बताया था। ठीक है, तो अगर इसमें एक क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला चीज़ कि हंटर समिति किससे संबंधित है? तो हंटर समिति संबंध हो गया हमारा किससे? जालियांवाला बाग से। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग कब हुआ था? तो पता होगा कि जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ठीक है, डेट अगर आपको याद पूछ दिया जाए तो डेट आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वहीं बात करें हम लोग नमक सत्याग्रह, तो अभी हमने डिस्कस किया नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था ये। ठीक है, और डेट मैंने बताया कि 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। ठीक है, नमक सत्याग्रह। वहीं बात करें जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को। वहीं रॉलेट एक्ट का बात करें तो रॉलेट एक्ट को आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लोग काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट को ही हम लोग काला कानून भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ये आदेश दिया गया था बिना आपको जिस अंग्रेजी सेना को ये पूरी ताकत था कि जिसको भी शक हो उसको वो गिरफ्तार कर सकता था, इसीलिए इसको काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो काला कानून रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 19 मार्च 1919 को आया था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को। ठीक है, वही जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हो गया था? तो 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नमक सत्याग्रह का भी याद रखेंगे, 12 मार्च से 6 अप्रैल माफ कीजिए 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। किस समिति की अनुशंसा पर, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ये नहीं है, ये पंचायती राज से संबंधित है। सरदार स्वर्ण समिति ये हो सकता है। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से संबंधित है। उपर्युक्त समिति नहीं, ऐसा नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, और वो कब, अगर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में बात करें तो ये कब थे? 42वां संविधान संशोधन, आपको याद होगा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था ये हुआ कब था? तो 1976 में। ठीक है, तो इसमें ही मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर बात करें भाग का तो कि कौन सा भाग में रखा गया? तो भाग 4 का जो क है, ठीक है, उसमें। और अगर बात करें हम लोग आर्टिकल का तो आर्टिकल वो कौन सा था? 51 का क। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं पॉलिटी तो उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल के बारे में पढ़ना होता है तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कब जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, किस भाग में रखा गया? तो 4 क में, है ना। किस अनुच्छेद में? तो 51
क में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था के बारे में बताया था, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। वहीं अशोक मेहता द्विस्तरीय संबंधी के बारे में इन्होंने बात किया था। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसको भी हम लोग पूरा डीपली। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब लास्ट क्वेश्चन था शायद ये, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट करते हैं हम लोग सेशन को, और अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो आपके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद। यह सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोगों का एक सहयोग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो ज़रूर अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ये काम करें, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का भी ध्यान रखेंगे। जय हिंद।